हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्रव्य के तापीय गुण यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा और सबसे पहले ताप के बारे में, यानी हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो जनरली हम ये जानेंगे कि ऊष्मा और ताप जो है वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, या ऊष्मा और ताप क्या एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है। तो ताप अगर ऊष्मा से अलग है तो फिर ताप किससे रिलेट करता है, किस चीज से संबंधित है। ठीक है। लेकिन हम इससे पहले ये भी जान लें, ऊष्मा आपको पता ही, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। जिसे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना पड़ता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना पड़ता है, यानी उसे प्रवाहित यानी ऊष्मा को प्रवाह होना पड़ता है। ठीक है। तो फिलहाल हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक हमारे पास एक बस द्रव्य है, द्रव्य यानी कि पदार्थ है। इस पदार्थ के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ अंतर आणविक बल के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ अंतर आणविक बल के साथ बने रहे, यानी कि विच अट्रैक्शन है, फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि अंतर आणविक बल है। ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, एज ए जूम करके देखें, यानी कि इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें और इसके मॉलिक्यूल्स पे अगर स्टडी करें, मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखा जाए, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट कर, यानी वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि ये कंपन मोशन, कंपन गति करते हैं, यानी इस तरीके से मूव करते रहते हैं। अगर ये कंपन कर रहे हैं तो इसमें गति है, और गति है तो इसके पास गतिज ऊर्जा है। ठीक है। और अगर इसके पास गतिज ऊर्जा है तो कहते हैं सभी पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा है उसका जो योग होता है वो उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा बन जाती है। क्या बन जाती है उसकी, उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। क्या बन जाती है, उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा होती है। और ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है यही रिलेट होता है ताप से। आंतरिक ऊर्जा का जो रिलेशन होता है ताप से होता है, और ये रिलेशन पाया जाता है ताप के साथ समानुपाती। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ताप है बेटे वो उस सिस्टम की या उस पदार्थ की या उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा के साथ रिलेट होता है, और उनके बीच जो रिश्ता होता है ताप के साथ समानुपाती होता है। ठीक है। तो ताप हमेशा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा से रिलेट करता है, ऊष्मा से रिलेट नहीं करता है। ठीक है। तो आंतरिक जो ऊर्जा है ये सिस्टम की होती है। अब ये सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा जब भी आपकी कम होगी, ठीक है, अगर आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा बेटा अगर कम होगी, ठीक है, निम्न होगी या कम यानी निम्न होगी, तो उस समय उस सिस्टम का ताप निम्न ताप होगा। क्या होगा उसका, निम्न ताप, यानी वो ऑब्जेक्ट निम्न ताप पर होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो वाइब्रेशन की वजह से, अगर मान ले कोई मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, हल्के 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 वाइब्रेशन कर रहे हैं, मेरे हाथ को देखें हल्के हल्के वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो हल्के हल्के वाइब्रेशन का मतलब उसके पास क्या है, कुल आंतरिक ऊर्जा कम है, यानी कि बहुत वेरी लेस, यानी कि निम्न है, और निम्न है तो उसका टेम्परेचर भी नहीं होगा। ठीक है। जैसे हम फर्दर क्या करेंगे, इसको ऊष्मा देंगे बाहर से, जब ऊष्मा इसके अंदर जाती है, ठीक है, तो ऊष्मा क्या होती है, एज ए इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, बदल जाती है, इंटरनल एनर्जी में बदलती है, और बदलने के बाद, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और टेम्परेचर की एनर्जी इंक्रीज होगी तो कैसे पता चलेगा, तो उस पार्टिकल के जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्या होंगे, स्पीड से जितनी एनर्जी बढ़ेगी वाइब्रेशन क्या होगा उतनी तेज होते चले जाएंगे, जितने वाइब्रेशन तेज होते चले जाएंगे इसका ताप क्या होगा उतना ही ज्यादा इंक्रीज होते चले जाएंगे। ताप जो है आंतरिक ऊर्जा के साथ रिलेट होता है। क्या क्लियर है। तो दूसरी अगर बात करें, अगर आंतरिक ऊर्जा क्या है, आंतरिक ऊर्जा अगर उच्च है तो आपके पास क्या होगा, सिस्टम का ताप क्या होगा, उच्च होगा, उच्च ताप होगा। तो कहीं ना कहीं ताप का जो रिलेशन है वो आंतरिक ऊर्जा से है। तो और आंतरिक ऊर्जा कैसे पता चलेगी, कि हमें वाइब्रेशन की, अगर हम हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से उसको फोकस करेंगे तो हम उसके वाइब्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे फर्दर, तो वो हीट क्या होगी, एज ए कन्वर्ट होगी उसकी आंतरिक ऊर्जा में, और जितनी उसकी आंतरिक ऊर्जा इंक्रीज होती चले जाएगी उसके पार्टिकल का वाइब्रेशन उतनी तेज होता चला जाएगा, और वाइब्रेशन जितनी तेज होता चला जाएगा, ठीक है, जितना उसका वाइब्रेशन तेज होगा उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, एनर्जी हाई होगी, तो उसका ताप क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो ताप जो है हमेशा कहाँ से होता है, आंतरिक ऊर्जा से रिलेट होता है, ऊष्मा से रिलेट नहीं होता। ठीक है, जनरली। लेकिन हम जब कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लो हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ताप बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं ताप बढ़ रहा है, तो ताप कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, निम्न ताप। तो हम हीट उससे ले भी सकते हैं, हीट दे भी सकते हैं। अगर मान लीजिए हम हीट 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 निकालते हैं, अगर इसमें से हम हीट निकालना शुरू, हीट निकलना शुरू हो जाए, तो हीट निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, इसके अंदर, तो इसका टेम्परेचर यानी कि डिक्रीज होने लगेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। तो कहते हैं जब भी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी की जो इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो जब हाई होती है, जब वो निम्न होने लगती है, उसका टेम्परेचर निम्न होता है, तो उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में। और वो ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होता है, अब यहाँ का एनर्जी है, इसका यहाँ का टेम्परेचर क्या है, उच्च है, यहाँ का टेम्परेचर उच्च है, और यहाँ का जो परिवेश है, परिवेश का मतलब बाहर की जो सराउंडिंग है, जहाँ एटमॉस्फेयर है,
तो वहां का टेम्परेचर मान लीजिए क्या है, निम्न है। कैसा टेम्परेचर है, निम्न। तो ये जो हीट है जो यहाँ से आंतरिक ऊर्जा से कन्वर्ट होकर ऊष्मा में जाएगी, वो प्रवाह हो जाएगी बाहर की तरफ। क्या हो जाती है, प्रवाही होने लगती है, यानी उसका प्रवाह होने लगता है बाहर की तरफ, यानी उच्च से निम्न की तरफ। ठीक है। तो ऊष्मा क्या होती है, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ठीक है। ये आती कहाँ से, आंतरिक ऊर्जा से कन्वर्ट हो जाती है, ये रूपांतरण करती है, यानी कि आपको पता है ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये आंतरिक ऊर्जा का कुछ पार्ट क्या होते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और वो क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। जब तक ये सिस्टम में है तो आंतरिक ऊर्जा, और जब ये परिवेश यानी कि उस सिस्टम से निकल करके परिवेश में जाती है, बाहर जाती है, यानी सी के अंदर जाती है, तो फिर उसका प्रवाह हो जाता है, और जब प्रवाह होता है तो उसी फॉर्म को हम क्या देते हैं, ऊष्मा। ठीक है। तो वो चीज ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा क्या है, ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम ऊष्मा के बारे में लिख लेते हैं, ऊष्मा। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का अदृश्य भाग होता है, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें पता था कि ऊष्मा, हमें मालूम था कि ऊर्जा के बारे में हम जानते थे कि ऊर्जा का मतलब जूल होता है। लेकिन इससे पहले ये माना जाता था उसमें एक तरह है, और ये अदृश्य है, देखा नहीं जाता था। तो उस समय इसको, ठीक है, कैलोरी माना गया। इसकी जो यूनिट थी वो कैलोरी चलती थी, कैलोरी दे दी गई थी। लेकिन जैसे ही जूल ने बताया कि ये जो तरल पदार्थ है, ये एक तरीके की ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसको उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना पड़ता है, तो जूल ने जब बताया तो हमें पता चला, ठीक है, ये ऊर्जा है तो उसका मान यूनिट जूल भी आ गई। अब जूल आ गई तो कैलोरी और जूल में कन्वर्जन आता है। ठीक है। जैसे बोलते हैं एक कैलोरी इजिकल टू 4.2 जूल। ठीक है। इसे किलो कैलोरी बोलते हैं, के फॉर किलो, सी एल कैलोरी। तो के किलो कैलोरी में वैल्यू होती है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ये जूल होती है। ठीक है। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। जनरली अगर बात करें तो बात ये आती है कि प्रकृति में, प्रकृति का नियम है, ठीक है, प्रकृति का ये नियम है कि ऊष्मा जो होती है उच्च ताप से, उच्च ताप से ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाना चाहिए? तो ऊष्मा बेटे निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी प्रवाह करती है। निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी प्रवाह करती है। ठीक है। ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो होती है हमें बाह्य कार्य कराना पड़ता है, बाह्य कार्य। लेकिन नेचुरली जो प्राकृतिक नियम है वो हमेशा क्या, उस ताप से ऊष्मा निम्न ताप की ओर जाएगी। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल वर्क कराते हैं, यानी बाह्य कार्य कराएं, फोर्स लगाएं इस पे, तो निम्न ताप से, निम्न ताप के ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वहां से हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल करके उच्च ऑब्जेक्ट यानी उच्च ताप वाली ऑब्जेक्ट को हम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर भी उसमें प्रवाह हो सकती है, और निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी प्रवाह हो सकती है। लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की प्रवाह करने के लिए हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा, जिसकी वजह से निम्न ताप के ऑब्जेक्ट से ऊष्मा को निकाल करके उच्च ताप में भेजा जा सकता है। ठीक है। ये काम जो होता है एज ए फ्रीजर में होता है, नहीं, हम फ्रीज में करते हैं। ठीक है। फ्रिज में ऑब्जेक्ट रखते हैं, गर्म करके उसको ठंडा करते हैं। ठीक है। तो ठंडी वस्तु से ठीक है, ठंडी वस्तु से ऊष्मा देते हैं, और किसे देते हैं, गर्म वस्तु को देते हैं। ठीक है। तो वो ठंडी ठंडी आती है और वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फ्रीजर में होता है। ठीक है। आगे आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अब इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है ताप।
तो अब हम ताप की अगर बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर क्या होता है वो आपका क्या है, आंतरिक ऊर्जा से रिलेटेड होता है। ठीक है, यदि सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा अगर कम है तो उसके वाइब्रेशन बहुत धीरे 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 होंगे, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, निम्न होगा। ठीक है, जैसे उसकी आंतरिक ऊर्जा हाई होगी तो उसके वाइब्रेशन क्या होंगे, तेजी के साथ होने लगेंगे, बहुत तेजी से वाइब्रेट होंगे और उसका टेम्परेचर क्या होगा, उच्च ताप कहलाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो है तो ताप के समानुपाती होती है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि भौतिक किसी भी पदार्थ नहीं, क्या है, पदार्थ है, किसी भी द्रव्य का वेग ऊर्जा क्या करता है, जो हमें क्या करता है, अब उसकी आंतरिक ऊर्जा जब हाई होगी, टेम्परेचर तो आंतरिक ऊर्जा होगी तो वो क्या होगा, गर्माहट का या फिर ठंडेपन या गर्माहट का एहसास कराता है। ठीक है, तो हम कहेंगे वे भौतिक गुण जो किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन का, ठीक है, एहसास कराता है, एहसास कराता है, क्या कहलाता है, तैमूर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो आपको पता ही है, हीट जो होती है ऊष्मा उस ताप से निम्न ताप की हो जाती है। अगर मान लीजिए इसका हाई टेम्परेचर है और बाहर का जो परिवेश है, सराउंडिंग है आसपास की, वो क्या है, निम्न टेम्परेचर की है, निम्न ताप की, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा को हाई से कहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि वस्तु से परिवेश में जाना पड़ेगा, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना पड़ता है। ये जो ऊर्जा का रूप जो प्रवाह करता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊष्मा होती है वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ठीक है, अब इसके लिए तापांतर का होना जरूरी है। अब तापांतर क्या होता है, तो आपको पता है तापांतर होता है, ठीक है, बराबर उच्च ताप माइनस निम्न ताप, यानी कि हाई टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, एच टी एंड एन टी। ठीक है, अगर इस ताप को हम T2 बोले, हाई को, इसको T1 बोले सराउंडिंग के ताप को, तो तापांतर डेल्टा टी होगा, यानी इसके टेम्परेचर को हम T2 बोले और इसके टेम्परेचर को हम T1 बोले, तो इसी को लिखा जा सकता है T2 माइनस के T1 इन डेल्टा टी। ठीक है, यानी कहने का मीन्स ये है। अब ये तपांतर क्या होता है, ऊष्मा की प्रवाह की दर को निर्धारित करता है। ठीक है, पॉइंट है, तपांतर ही ऊष्मा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है। ठीक है, नहीं, तपांतर जितना ज्यादा होगा ऊष्मा प्रवाह की दर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, डेल्टा टी, अगर मान लीजिए सपोज करिए डेल्टा टी अगर क्या है, अधिक है, डेल्टा टी अधिक है, तो ऊष्मा अधिक होगी, ऊष्मा का प्रभाव सॉरी ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी अगर इंक्रीज होगा तो ऊष्मा क्या होती है, क्यू, तो ऊष्मा क्यू भी, क्यू बाई टी, यानी ऊष्मा परिवहन दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर सपोज करो डेल्टा टी अगर इंक्रीज हो गया, नहीं ऊष्मा तापांतर अगर कम हो गया, तो क्यू भी क्या होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर कम हो जाएगी। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। ठीक, और अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तो ऊष्मा जीरो हो जाएगी, ऊष्मा प्रवाह की दर समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं ताप, यानी कि ताप,
ताप की बात होगी तो आप किसी वस्तु के ताप को मापेंगे तो उसे ठंडा, ये तो हमें जनरली सवाल है कि हम छू करके बता देते हैं कोई ठंडा कोई गर्म है। लेकिन हम एक्ज़ैक्ट टेम्परेचर नापने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक्ज़ैक्ट टेम्परेचर क्या है, ठीक है? उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक स्केल यानी एक पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। इस पैमाने को हम यहाँ पे तापमापी यानी कि या थर्मामीटर कहते हैं। तो चलिए आइए तापमापी थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। अरे भैया तापमापी यानी कि थर्मामीटर पैमाना, ठीक है? क्या कहते हैं ये इसके द्वारा क्या मापा जाता है? इसके द्वारा ताप का मापन करते हैं। इसके द्वारा ताप का मापन करते हैं, ठीक है? अगर हम तापमापी थर्मामीटर पैमाना करेंगे तो इसको भाई ताप को मापने के लिए हमें पैमाना बनाना पड़ेगा। अब पैमाने बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तापमापी बनाने के लिए आवश्यक बिंदु। तो सबसे पहले पॉइंट हमें दो स्थिर बिंदु पता होना चाहिए और ये दो स्थिर बिंदु का नाम है, एक को बोलते हैं हम, ठीक है, निम्न स्थिर बिंदु और दूसरा है उच्च स्थिर बिंदु। ये जो, ठीक है, किसी भी मानों को बनाने के लिए दो स्थिर बिंदु का होना आवश्यक है और उस जब तक हमें ये दो स्थिर बिंदु मालूम नहीं होंगे ना उस पैमाने को नहीं बना सकते, ठीक है, नापने के लिए। और ये जो स्थिर निम्न बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं बर्फ बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? बर्फ या हिमालय बिंदु, ठीक है। और ये उच्च स्थिर बिंदु जो होता है इसको हम बोलते हैं भाई भाप या क्वथनांक बिंदु, ठीक है। भाप है, भाग नहीं है, भाप या क्वथनांक बिंदु, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये होना चाहिए सबसे पहले, दो भौतिक राशियों के बीच, दो भौतिक राशियों के बीच समानुपाती का संबंध होना चाहिए। यानी कि जिनके बीच हम दो भौतिक राशि जिनके बीच हम क्या करते हैं, अगर हम यानी स्केल बनाना चाहते हैं, अगर दो भौतिक राशि जिनके बीच स्केल बनाना चाहते हैं उनके बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए? समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती, यानी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। चलिए इसको जनरली हम क्या करते हैं, अब इसे हम कोई सा भी स्केल बना सकते हैं, कोई भी स्केल अब मिल जाए, अब बस आपको वो हिमांक बिंदु दे दे और आपको क्या देते हैं, भाप यानी क्वथनांक बिंदु दे दे, यानी कि निम्न, निम्न को बोलेंगे हम लोअर फिक्स पॉइंट, इसे बोलेंगे हायर फिक्स पॉइंट, एच एफ पी, ठीक है। अगर हमें ये दो बिंदु मिल जाते हैं तो हम, और हमारे दो बिंदु मिल जाते हैं और ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है जिनके बीच रिश्ता समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती का मतलब अगर मैं गैस समीकरण लिखूं पी वी इजिकल टू एन आर टी और मैं वी को कांस्टेंट रखूं, यानी कि इसे वी को कांस्टेंट रख दूं, क्या रख दूं? कांस्टेंट। तो पी और वी की बात करें तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टी के, और जब पी और टी के रिलेशन समानुपाती होता है फिर पी और टी के बीच हम क्या कर सकते हैं, तापमापी यानी पैमाना बना सकते हैं। तापमापी बनाने के लिए तापमापी बना सकते हैं, लेकिन ये तापमापी बनाएंगे पी और टी के बीच, उनके दो फिक्स पॉइंट हमें पता होना चाहिए, हिमांक और, यानी कि बर्फ बिंदु और भाप बिंदु। तो हम आराम से इजिली क्या करेंगे, पैमाना बना सकते हैं। तो कोई भी पैमाना बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम दो वैल्यू, ठीक है। तो पैमाना
पैमाना, पैमाने के लिए वक्र या फिर ग्राफ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन, दो क्वांटिटी है, हमारे पास दो क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लो जैसे प्रेशर और टेम्परेचर, तो एक एक क्वांटिटी को हम यहाँ ले लेंगे, एक क्वांटिटी को हम यहाँ ले लेंगे। अब दोनों क्वांटिटी में रिश्ता कैसा होना चाहिए, समानुपाती, इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, चलो फिलहाल जनरली हम क्या करते हैं, चलो प्रेशर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया प्रेशर, और मान लें इनकी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ से ये इसका ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ठीक है, थोड़ा और बना लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये इसका क्या होगा, एज ए लोअर पॉइंट, और ये होगा इसका, यानी कि इसका बोलेंगे निम्न स्थिर बिंदु और इसे बोलेंगे उच्च स्थिर। अच्छा, निम्न स्थिर बिंदु की अगर बात करें, तो इस वाली क्वांटिटी पे इसका निम्न स्थिर बिंदु देखो ये होगा, और इस वाली क्वांटिटी पे इसका निम्न स्थिर बिंदु ये होगा। अगर मैं इसको T1 मानूं, इसे P1 मानूंगा। ठीक है, अच्छा इसकी अगर बात करें, ये क्या है हमारे पास, उच्च स्थिर बिंदु यानी हाई। ठीक है, हाई फिक्स पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसका इस वाली एक्सिस पर इसका हाई फिक्स पॉइंट ये होगा, जिसे हम T2 बोल देते हैं, और इस वाले पे क्या होगा, तो यहाँ लाइन लंदन ये जगह P2। ठीक है, ताप और दाब। अब जैसे हमें क्या करेंगे, इस निम्न पॉइंट पर इसके इस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग P1 मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग में T1 मिल गया। अच्छा, कुछ हाई हाई फिक्स पॉइंट पर हमें क्या करें, इसके करस्पॉन्डिंग ये T2 मिला, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम T2 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक कॉमन टेम्परेचर चाहिए, जिसके साथ हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, और वो ऐसा कॉमन टेम्परेचर होगा जो, ठीक है, यानी कि जो इस वाले दाब एक्सिस और ताप एक्सिस पे सेम होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक जनरल पॉइंट लिया यहाँ पे, और इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जितना ताप इसकी करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग एक हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी। अगर इसको हम T ले लें और इसको हम P ले लें, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कॉमन टेम्परेचर होंगे जिसकी हम वैल्यू निकालनी होगी। अब अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर दूं, एक परपेंडिकुलर डालूं, तो ये एंगल थीटा होगा, और जब एंगल थीटा होगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ढाल tan थीटा। ठीक है, अगर मैं ढाल की बात करूं, यानी कि tan थीटा, ठीक है, ढाल यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। अगर लंब की बात करें, तो लंब ये है, यहाँ पर लंब है ये, और आधार ये है। तो लाल बटे कक्का तो आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार, तो लंब ये है हमारे पास। अगर हम बात करें तो स्लोप निकालेंगे आधार बड़े वाले त्रिभुज में से, बड़े वाले त्रिभुज से, तो ये है लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब की अगर बात करें, दो टर्मिनल्स है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट P2 है, तो हम P2 में से क्या माइनस कर देंगे, ठीक है, लोअर पॉइंट P1 माइनस P2 माइनस P1। ठीक, और ये हमारे पास आधार। अब आधार की बात करें, तो इस पे दो लोकेशन, यहाँ टेम्परेचर T2 और यहाँ T1, तो हाईएस्ट में से हम क्या करेंगे, लोअर को माइनस करेंगे, T2 माइनस T1, इसे बोलते हैं समय आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप यानी ढाल इसका। अब फिर क्वांटिटी, अब जो छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में, अगर इस वाले ट्राइंगल में आएंगे, तो इसके लिए क्या, ये लंब हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा था, तो यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ जो क्वांटिटी है T है हाईएस्ट, और यहाँ जो लोअर है वो कितनी है, P1। ये कॉमन टेम्परेचर है हमारे पास, कॉमन क्वांटिटी है। और अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पर आधार में, तो ये T है और ये T1 है, तो T माइनस के T1 हो जाएगा। ठीक है, अब T वाले एक तरफ ले देंगे, T वाले एक तरफ ले देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर ले जाएगा, तो याद आएगा T माइनस के T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अगर मैं इसको अगर सही करके लिखूं, तो T कॉमन टेम्परेचर, तो T लिख देंगे, T1 होता है इज ए कॉम, ठीक है, क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट, तो मैं इसको लिख दूंगा लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाई T2 क्या है हमारे पास, हाईएस्ट फिक्स पॉइंट, तो इसको लिख दूंगा हाईएस्ट फिक्स पॉइंट, माइनस इसको मैं लिख दूंगा लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, इज इक्वल टू, स्लोप है बराबर है, ये हो जाएगा P कॉमन टेम्परेचर, कॉमन क्वांटिटी है, माइनस क्या होगा, P1 हो जाएगा लोअर, P1 क्या होगा, ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट, और P2 होगा हाईएस्ट फिक्स पॉइंट, ठीक है, माइनस के क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट। इस तरीके से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटी यानी दो स्कूलों के बीच हम ग्राफ बना सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम।
अभी हमने क्या करा, एक जनरल स्केल बनाया है, लेकिन हमारे पास जो मेन बेसिक जो स्केल है जिनकी हम यहाँ बात करेंगे, हमारे पास एक सेल्सियस स्केल होगा, एक फारेनहाइट होगा और केल्विन स्केल होगा, उनकी हम बात करेंगे। और उनके लिए हमें निम्न स्थिर बिंदु और उच्च स्थिर बिंदु का मालूमात होती है, पता होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम स्केल बना लेंगे इसके बीच। चलिए, अच्छा, जैसे ग्राफ मैंने ये स्केल बनाया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, इसी तरीके से आप स्केल बना सकते हो किसके भी, आप रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। जैसे आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे प्रतिरोध और टेम्परेचर के बीच में कहा है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे स्केल बनाने की। ये वाला पॉइंट नोट नहीं बताएंगे नहीं। चलिए अच्छा, कोई बात। पैमाने, तो हमारे पास यहाँ 3 पैमाने होंगे। जैसे मान लो एक ये है, एक ये साइज सबके बराबर ही होते हैं, ठीक है। आगे सपोज करो ये है सेल्सियस पैमाना, ये है सेल्सियस, जैसे डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है, कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास केल्विन, केल्विन पैमाना, और ये होता है हमारे पास फारेनहाइट पैमाना, ठीक है। अब इसके हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है जो सेल्सियस पैमाने पर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो, ठीक है। जीरो, ये 0 डिग्री लेवल पॉइंट क्या होता है, हिमांक बिंदु होता है। हिमांक बिंदु का मतलब ये है वाटर और उसके बीच में, हिमांक बिंदु का मतलब है यानी कि जिस टेम्परेचर वाटर ना, यानी कि बर्फ ना पानी में, ना पानी बर्फ में बदलता है, इस टेम्परेचर को। एक होता है हमारे पास फिक्स पॉइंट, यानी हाईएस्ट फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें केल्विन पैमाने पे, तो ये हमारे पास कितना होता है केल्विन में, 273 केल्विन, ठीक है। यहाँ होता है 212 केल्विन, ठीक है। फारेनहाइट की बात करें तो ये 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, 32, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है हमारे पास, सॉरी, यहाँ 373 होता है, 373 केल्विन, और ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। अब स्केल बनाने के लिए हमें स्लोप याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ढाल दो स्केल का मतलब, एक हमारे पास क्वांटिटी सेल्सियस है, एक केल्विन है। अब दोनों को अब मान लो सपोज करो सेल्सियस को हम यहाँ रख देंगे, केल्विन को हम यहाँ रख देंगे, फिर आप खींच लेंगे इस तरीके से जैसे हमने यहाँ किया था, ठीक है। तो बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम कॉमन टेम्परेचर बीच में रखते हैं, तो यहाँ कॉमन टेम्परेचर हम सी ले लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में के ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फारेनहाइट, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें स्केल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ढाल हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ढाल यानी कि tan थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, सी, तो कॉमन टेम्परेचर सी होता है, यहाँ पे जनरल टेम्प सी आ जाएगा, माइनस लोअर पॉइंट कितना है 0 अपॉन हाईएस्ट कितना 100 माइनस लोअर कितना है 0, बराबर स्लोप बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे कॉमन टेम्परेचर के, लोअर कितना है 273, ठीक है। हाईएस्ट कितना है 373 माइनस लोवेस्ट कितना 273, इस स्केल पे आ जाएंगे। इसका कॉमन टेम्परेचर का है, लोअर कितना है -32, हाईएस्ट कितना है 212 माइनस के 32। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा c अपॉन 100, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, k माइनस 273 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो 373 में 273 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये f माइनस 32 में से अगर माइनस करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास स्केल बन चुके हैं। अब हम ये रिलेशन है, अगर हम सेल्सियस की बात, अगर केल्विन टेम्परेचर दे देता है, सेल्सियस पूछते हैं तो हम ये दोगे, केल्विन से सेल्सियस पूछेगा तो हम केल्विन और सेल्सियस ले लेंगे, सेल्सियस से केल्विन पूछेगा तो यही ले लेंगे। अगर सेल्सियस फारेनहाइट की बात करें तो इन दोनों को पकड़ लें, केल्विन फारेनहाइट की बात करेगा तो हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली ये क्वांटिटीज आ चुकी हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो इससे हम टेम्परेचर एक्सेक्ट टेम्परेचर पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सी और के की बात करते हैं। सी व के में संबंध निकाल लेते हैं, यानी कि जो एक्सैक्ट संबंध तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सी अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू के माइनस 273, ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से केल्विन निकाल लोगे तो ये 273 इधर जाके सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में प्लस हो जाएगा 273, तो केल्विन निकालने के लिए सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, सी व एफ में
संबंध, ठीक है। सी और एफ में संबंध लेंगे तो सी अपॉन 100 ले लेंगे, ये होगा एफ माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल होगा, 2 5 से 10, 2 9 से 18, तो सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9। यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी एफ माइनस 32, 32 को इधर ले आएंगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 9 बटे 5 सी प्लस 32, और ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद रिलेशन ले लेंगे किसमें, सी एफ में हो गया, अब एफ में क्या है, एफ के मैंने फारेनहाइट और केल्विन में संबंध, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, के माइनस 273 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये है कितना, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180, जीरो से जीरो, तो के माइनस 273 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 5 से 10, और ये हो जाएगा एफ माइनस 32 बदल 2 नंबर 18, ठीक है। थोड़ा टफ पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, एफ की वैल्यू 9 को इधर ले जाएंगे, 9 अपॉन 5 के माइनस 273 इजिकल टू एफ माइनस 32। चलो इतना ही रिलेशन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे ताप में परिवर्तन। क्या निकालने वाले हैं, अभी हमने तापों में रिलेशन निकाला, अब ताप में परिवर्तन निकाल लेते हैं। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन लेंगे तो ताप और, ठीक है, ताप में परिवर्तन किसमें, CO में। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला है हमारा रिलेशन हम ले लेंगे K इजिकल टू सी प्लस 273। अब हमें ताप में यानी कि केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर में परिवर्तन को देखना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी। अब सी भी चेंज होता है, के भी चेंज होगा तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन सी ये नंबर है कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी, यानी कि अगर हम केल्विन टेम्परेचर, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर में अगर चेंज देखें, अगर डेल्टा सी यानी कि सेल्सियस पैमाने पर अगर 2 डिग्री का चेंज होता है टेम्परेचर में, तो फारेनहाइट सॉरी केल्विन पैमाने पर भी कितने का होगा, 2 डिग्री चेंज, यानी दोनों में चेंज इक्वल होंगे, बराबर होंगे चेंज, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो अगर डेल्टा सी, ठीक है, अगर सी मान लो डेल्टा सी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस है, तो उस जगह पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा की इज इक्वल टू 1 केल्विन, क्योंकि एक ही बात होगी, चेंज सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा है कितना, एफ इज इक्वल टू 9/5 के सॉरी सी प्लस 32। अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो एफ और सी में चेंज होगा, 32 कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा एफ 9 और 5 छोड़ देंगे, सी का करेंगे डेल्टा सी, और 32 सिंगल है तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू डेल्टा सी, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इक्वल नहीं होगा, अगर हम डेल्टा सी में चेंज करेंगे तो डेल्टा एफ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9/5 इसके मल्टीपल में आ रहा है, तो यहाँ से डेल्टा सी में भी चेंज करोगे, इसे मल्टीपल करके डेल्टा एफ में चेंज अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं करा देता हूँ, अगर मान लो डेल्टा सी में जो चेंज है 2 डिग्री, मान लो 5 डिग्री का, कितने का, 5 डिग्री का, तो बताओ डेल्टा एफ में कितना चेंज आएगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 से 5 कैंसिल, तो पता चला 9 डिग्री आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एफ में जो डिग्री का चेंज है 9 डिग्री का चेंज आएगा, जिस समय सेल्सियस पैमाने पे 5 डिग्री का चेंज होगा, उस समय फारेनहाइट पर 9 डिग्री का चेंज आएगा। अब दोनों के टेम्परेचर में चेंज इक्वल नहीं है, लेकिन केल्विन सेल्सियस पैमाने पर चेंज इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यही लास्ट करते हैं, ठीक है, फिर अगले फर्दर हम कल आएंगे इंशाल्लाह, फिर अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।